गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एल वन क्लासेस में, जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और पिछले कुछ जो लेक्चर्स हैं, हम लोग इतिहास से रिगार्डिंग जो लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, यूजीसी नेट और जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्लासेस। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग आ रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आज मे बी थोड़ा-सा लेट हो गया है। अ, तो अगर आप लोग जल्दी से जुड़ जाएँगे, तो हम लोग ये अपना सेशन प्रारंभ कर पाएँगे। और बहुत सेशन जो प्रारंभ होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन जो पहले ही बता चुका हूँ, इतिहास के सारे पोर्शन इसमें शामिल होंगे। तो ये एक बेहतर क्लास होगी और उम्मीद करता हूँ इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जो जो किसी प्रकार के एग्ज़ाम में पहले कभी आए नहीं है, या फिर मे बी हो सकता है कहीं आए भी हों, तो बहुत रेयर टू रेयर आए होंगे। तो दिस इज़ द बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन बस इतना सा है, जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। और जो भी है, गीता जी अगर सुन रही हो तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइएगा, अभिनव सभी लोग। तो और इससे पहले ही और अभिनव, नमस्कार अभिनव। और ख़ास तौर से बात ये है कि इससे पहले जो एएसओ की क्लास ली गई थी, एएसओ की जो क्लास ली गई थी, उसमें थोड़ा-सा लेट हो गया, इस वज़ह से यहाँ से सेशन थोड़ा-सा लेट स्टार्ट हो रहा है। और जो एएसओ की क्लास थी, मैं उसमें भी पहले थोड़ा बता दिया था कि जो लोग एएसओ के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए नंबर आपके सामने अवेलेबल है, उस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो एक स्पेशल ऑफ़र है, जो भी फ़ीस डिसाइडेड होगी, उस फ़ीस पे आपको 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। वो डिस्काउंट जो होगा कल तक के लिए वैलिड है। अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा एएसओ में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जो भी एएसओ की तैयारी कर रहा है, तो उनसे उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा। और डेमो क्लासेस जो अभी चल रही हैं फ़िलहाल, जीएस की डेमो क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें ज़रूर आने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोगों को डिसीज़न लेने में ये आसान हो कि क एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, डेमो क्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी ऑल्सो। और वहाँ से ये जानकारी आपको मिल सकती है कि जो क्लासेस हैं, कि इन्फॉर्मेटिव कितनी है, हाउ मच इन्फॉर्मेटिव और हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर अस और फॉर एग्जामिनेशन। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अगर आप उसमें डेमो क्लासेस में आएँगे। तो छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि और अगर आप लोग में से कोई भी, या कोई कॉलीग्स हो गया, जानकारी लेना चाहता है या जुड़ना चाहता है, तो प्लीज़ जुड़िएगा। और अ, इसके अलावा स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं, छोटा-सा जो प्रमोशन करना तो ज़िम्मेदारी है। यहाँ तो सभी लोग प्रमोशन पे ही लगे हुए हैं, तो ज़िम्मेदारी तो बनती है, अपना भी थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लिया जाए। और आप लोग भी थोड़ा-सा कर देंगे, तो आप लोग दोनों का बहुत आभार रहेगा। तो क्वेरीज़ के लिए नंबर आपके सामने है, टेलीग्राम पे प्लीज़ आप लोग जुड़िए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये आज का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके सामने मौजूद है। इस चैनल पे जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे, तो आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट देखिए, ये जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, और आपको इसमें करने ही मज़ा आएगा। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों की बहुत अच्छी स्टडी है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे। तो हम लोग फ़ोकस करते हैं थोड़े से नए क्वेश्चनों पे। और मैं नए क्वेश्चन जो ऐड करता हूँ, वो ऊट-पटांग बिल्कुल ऐड नहीं करता हूँ कि हाथी घोड़े का नाम क्या था। देखिए, ये सब हम लोग नहीं जान सकते। इतिहास इतना ब्रॉड है। कोई बात नहीं, नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहा है उसका। आप 51 का नोटिफ़िकेशन चाहिए क्या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का? 1 अरे! मैं तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं यार। चलो ठीक है। अरे यार, क्या हो गया? सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वप्रथम किसने नवपाषाण कालीन प्रथम प्रस्तर
तो गीता जी सिर्फ़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप आपको मौका मिल रहा है तो सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो नोटिफ़िकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देखना चाहेंगी, वो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक? तो सर्वप्रथम किसने नवपाषाणकालीन प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे? उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे जॉन मार्शल, डी टेरा, ली मुसियार और नेविलियन फ्रेजर। किसने प्राप्त कीजिए? अरे आप फ़िक्र मत कीजिए, आप बहुत स्ट्रेस में रह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं, ठीक है? आप बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, मैंने जो आपको बताया है उसी पैटर्न पे आप पढ़ते रहिए, अपना नॉलेज गेन कीजिए, उसको बढ़ाइए, उसको मजबूत बनाइए और बाकी मैं हर संडे को एक-एक जो एंशिएंट हिस्ट्री का है, वो एक-एक पोर्शन का लेक्चर लेता रहूँगा, यानी कि 1 महीने में हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी एंशिएंट, ठीक है? तो आप उससे बेफ़िक्र रहिए, एक टॉपिक से 100-100 क्वेश्चन करा दूँगा, तो एंशिएंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और जो कुछ बचा होगा वो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीज़ें आपको खुद ही कवर करनी होंगी। वो तो इनफैक्ट हम लोग जो पढ़ाते हैं वो आपके नॉलेज का या फिर आप जो स्टडी करेंगे उसका दैट 10% भी नहीं होता है। सच्चाई आप इसको स्वीकार कर लिए, मैं स्वीकार करता हूँ तो आप भी स्वीकार करिए। आपकी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कितना कवर कर पाती हैं। तो ये ली मुसियार है, ठीक है? 80 80-60 में, ठीक है? और नेवेलियन फ्रेज़र भी थे, इनका है 80-62 ओह सॉरी हाँ, 80-62 में, ठीक है? तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं और जो नेवेलियन सर सोचा आज आपकी क्लास निकल गई। नहीं निकलती तो इतनी जल्दी नहीं निकलती, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते रहिए, ठीक? मैं अब बार-बार आपसे कहता हूँ प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और चीज़ों पे बहुत अधिक फ़ोकस मत करिए। सामने क्वेश्चन आपके सामने है, किस हड़प्पाई स्थल से शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है? किस हड़प्पाई स्थल से सबको लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया? किसमें लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रंगपुर और रोपड़, ठीक है? 2 का बी, ठीक है, 2 का बी बिल्कुल ठीक है, 2 का बी, ठीक? 2 का बी इसमें जो समाधि आरएच है, जो समाधि आर 37 है, उसमें इस प्रकार का एक जो शव मिला है जिसको लकड़ी के ताबूत में रख के कॉफ़िन में रख के दफनाया गया है, ठीक? अगला है हड़प्पा पुरास्थलों में से किस स्थल का विस्तार मनहर एवं मनसर नामक नालों के बीच में हुआ? मनहर और मनसर नामक नालों के बीच में हुआ है और किस हड़प्पा कौन-सा स्थल है? हड़प्पा का कौन-सा स्थल है? ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। थर्ड का धौलावीरा, हड़प्पा, कोटका, सोत का को यार, सोत का को, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा और ये हड़प्पा। दरअसल आज जो पेपर हमारे जो टाइपिंग वाले हैं उन्होंने पेपर बहुत लेट बना के भेजा जिसकी वजह से उनकी जो कुछ कमियाँ थी वो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया, समय नहीं मिल पाया। तो मैं यहीं पे करेक्ट करता हुआ चलूँगा 3 का ए बिल्कुल ठीक है, धौलावीरा ठीक है। मनहर मनसन जो 2 नाल हैं उन नालों के बीच में जो स्थल है धौलावीरा उसका विस्तार देखने को मिलता है, थर्ड का ए। 4 है लोथल में स्थित बंदरगाह में 12 किलोमीटर लंबा है 12 के लिखा हुआ है। 12 किलोमीटर लंबा प्रवेश द्वार निर्मित था जिससे होकर जहाज आते जाते थे और यह द्वार किस दिशा में था? यह द्वार जो था किस दिशा में बना हुआ था जिस द्वार से मतलब एक नहर बनाई गई थी, उस नहर को नदी के थ्रू जोड़ा गया था। उस नहर को नदी के थ्रू जोड़ा गया था, वो लगभग 12 मीटर लंबी नहर थी, ठीक है? उस नहर के थ्रू से आते-जाते जहाज थे, वहाँ से मतलब चीज़ों का आयात-निर्यात होता था उस स्थल से। तो वो किस दिशा में स्थित था? पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, किस दिशा में स्थित था? 4 का सी। ठीक है? ये स्थित था उत्तर में, ठीक है? 4 का सी अभिनव, 4 का बी, ठीक? 4 का बी उत्तर दिशा में, ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्के भारत में मिलते हैं, ठीक है? तो रोमनों ने कहाँ पर रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया था? तो रोमनों ने
कहाँ पर रोमन जो सम्राट थे अगस्टस का मंदिर बनवाया था? बताइए दोस्तों फटाफट। रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्के भारत में मिलते हैं, खास तौर से अरकमेडू में। आर्कमेडू जो पंडिचेरी में पड़ता है उसमें बहुत तरह ओके भी मिलते हैं। तो रोमनों ने कहाँ पर रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया था? जैसे रोमनों में सम्राट के मंदिर बनवाने की परंपरा रही है, ठीक? तो बाद में वो परंपरा हम लोग को देखते हैं कि जो कुषाण शासकों में, उन शासकों में मिलता है। 5th का ए, ठीक है? तो इसका जवाब है मुजरिस, ठीक है? मुजरिस, ये सा है मुजरिस, ठीक, मुजरिस। ठीक है, इसका जवाब है मुजरिस एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह पे अगस्टस का मंदिर बनवाया गया है, इसलिए आर्कमेडू इसलिए डाला गया थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कुरूर कुरूर चेरों का था, फुहार कावेरीपत्तनम चोलों का, ठीक, चोलों का एक बंदरगाह था। फुहार जिसको कावेरीपत्तनम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, वो चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह था। कुरूर भी एक तरीके का बंदरगाह था, ये कहाँ था? चेरों का बंदरगाह था। इसके अलावा मुजरिस और कमेडू भी बंदरगाह थे। 6, संगम काल में राज्य की ओर से जबरन लिए गए उपहार को क्या कहा जाता था? जबरन, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं आए हुए नहीं है, कुछ नए भी क्वेश्चन है 5CO के, ठीक। तो आप लोग मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करने का प्रयास नहीं करता हूँ कि जो बेमानी से क्वेश्चन है ऊट पटांग इतिहास में से कुछ भी उठा के बना दो। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछे जाने योग्य हैं। थोड़ा सा उसको एनालाइज करता हूँ कि ये पूछे जाने योग्य हैं। नमस्ते गुरु। ठीक है, तो मुझे लगता है नमस्ते जी, ठीक है, मुझे लगता है ये पूछे जाने योग्य हैं, तो मैं उनको शामिल करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अनर्गल इतिहास तो इतना ब्रॉड है, कहीं से उठा के कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो हम लोग कहीं से उठा के कुछ भी पूछ लेंगे, तो हमको क्या करना है, एक कॉम्पिटिटिव क्रैक करने के हिसाब से पढ़ना है, ठीक? कॉम्पिटिटिव हमको क्रैक करना है, कॉम्पिटिशन हमको क्रैक करना है, तो उसके हिसाब से हमको पढ़ना है और जब आप सिलेक्शन पा लें, तो इतिहास को एकदम पचासों किताबें पढ़िए और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाइए। तो अभी तो हमको क्रैक करने के हिसाब से पढ़ना है कि क्रैक करके नौकरी पा लें बस। संगम काल में राज्य की ओर से जबरन लिए गए उपहार को क्या कहा जाता था? जबरन उनसे उपहार ले लिया जाता था। दुरई, संगम, इराबू और कदमे, क्या कहा जाता था उनको? अगर आप लोग तुक्का मारना चाहें तो प्लीज तुक्का जरूर मारिएगा, क्या पता। अभिनव, तुक्का मार के देखो। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में और उम्मीद करता हूँ अगर आप कुछ समय तक बनी रहेंगे तो आप जरूर आनंदित होंगे इस क्लास से, ठीक। तो चलिए आ जाते हैं। तो इसका जवाब होगा दोस्तों सी, इराबू। इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था इराबू, जबरन वसूल कर लिया जाता था। छह का से यहाँ तुक्का ठीक है, देखता तुम तुक्का भी तुम्हारे ठीक ही बैठ जाते हैं। ठीक है, इराबू संगम काल में राज्य की ओर से जबरन लिए गए जो उपहार है उनको क्या कहा जाता था? सरकार छीन लेती थी उनसे, जबरन ले लेती थी उपहार, तो उसको कहता था इराबू, ठीक। 7 है, किस चोल शासक ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा शुरू की थी? जो चोल अभिलेख थे उनको ऐतिहासिक प्रशस्ति के रूप में लिखवाने की प्रथा प्रारंभ की थी किसने? सी। हाँ, दोनों का सही हो गया। इनफैक्ट तीनों का सही हो गया। मनीषा जी ने ही मारा, सबका सही हो गया। किसने प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रथम, परांतक द्वितीय और राजराज प्रथम। किसने ये प्रारंभ किया था? जो प्रशस्ति थी, ऐतिहासिक प्रशस्ति लिखने का प्रारंभ किया था। मतलब एक डिटेल्ड प्रशस्ति वहां पे लिखी जाती थी, जिससे पता चल जाए किसने किस कब लिखवाई और किस किस समय लिखवाई थी। राजेंद्र प्रथम, प्रथम, परांतक द्वितीय और राजराज प्रथम, ठीक है। तो ये है 7th का डी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो प्लीज उसको बताइएगा जरूर किस नाम से जाना जाता है, और इनके फादर थे उनको भी एक और नाम से जाना जाता है, वो भी बताइएगा अगर आपके नॉलेज में हो। मनीषा तनु 7th का डी, बिल्कुल ठीक है, राजराज प्रथम। ये बताइए, कडलूर सलेकम मरुतब की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? कडलूर सलेकम मरुतब किस उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? गीता जी का भी ठीक है। विजयालय, आदित्य प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और राजराज प्रथम। कडलूर, सलेकम और मरुतक। अभिनव 8 का डी। ठीक है, 8 का डी।
जो राजराज प्रथम ने जो चेर शासक को पराजित किया था और उनके जो क्षेत्र था कडलूर उसको पूरी तरीके से विनष्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कडलूर सलीकम मरतब की उपाधि धारण की थी और राजराज जो प्रथम प्रथम थे इनको अरमोली वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है। और इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर इन्होंने बनवाया था और मालदीव पे अटैक भी इन्होंने किया था और पहली बार भूमि की माप भी इन्होंने कराई थी, चेर राजा रवि वर्मा को हराकर। हाँ, ठीक है, बढ़िया। ये है 9 जोधपुर राज्य के नागौर स्थान पर किसने 1230 ईस्वी में अतरिकन नामक विशाल दरवाजे का निर्माण कराया था? किसने 1220 में 1230 में अतरिकन नामक विशाल दरवाजे का निर्माण कराया था? किस शासक ने कराया था? दिल्ली सल्तनत के जोधपुर के राज्य नागौर के स्थान पर। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह और जरजिया सुल्तान। तो ये कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये इल्तुतमिश ने इसका चलिए आगे चलते हैं। जकात है, अकात लिख दिया। जकात कर आय का कितने परसेंट लिया जाता था? आय का मनीषा तनु 9 का सी। मनीषा तनु जी 9 का सी नहीं है, 9 का ए है बिल्कुल। एक मिनट अभिनव, 9 का ए, 9 कौन सा था यार? हाँ 9 का ए बिल्कुल ठीक है। मनीषा जी 9 का सी नहीं है, 9 का ए सही है, इल्तुतमिश। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की तो पहले ही मौत हो गई थी और ये दोनों शासक थे, ये दोनों बहरम शाह और रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश के बाद शासक बने थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जकात कर। जकात कर ज्यादातर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर हुआ करता था। जैसे आप लोग जानते होंगे दिल्ली सल्तनत या फिर पूरे मुस्लिम काल में 4 प्रकार के जो कर थे बहुत फेमस कर थे। एक तो जजिया कर था, एक तो जकात जजिया कर और जकात कर और फिर एक खुम्स कर था, एक खराज कर था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ज़कात का कितना वसूल किया जाता था? मुस्लिम मतलब दिल्ली सल्तनत में 2.0, 2.5, 30, 1.5 कितना वसूल किया जाता था? ये वसूल किया जाता था 2.5 और ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? मुस्लिमों से लिया जाने वाला आयकर था ज़कात का। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा 2.5। 11th है जो राज दरबारी कवि थे और सामने उनके जो राज शासक हुआ करते थे उनके 10 का बी राजा रवि वर्मा 10 का बी। हाँ 10 का बी 2.5 10 का बी ठीक। एक मिनट हाँ 10 का बी 2.5 ठीक है। मिला लेते हैं, मिलाना बहुत इजी है। 10 का बी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। गीता जी लगातार बने रहिए, जवाब देते रहिए, अच्छा रहेगा। विल्हड़ ठीक है, विल्हड़ किसके समय में थे? कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य पस्ट, ठीक है। और विक्रमादित्य पस्ट के शासन काल में इनके जो एक और राज दरबारी थे संत विज्ञानेश्वर, इनके सामने जिन्होंने मिताक्षरा लिखी है संत विज्ञानेश्वर ने, वो भी इनके दरबार से समृद्ध थे, ठीक। जयदेव क्या थे? बंगाल के जो लक्ष्मण सेन थे उनके दरबारी गीत गोविंद दरबारी कवि थे, इनके द्वारा गीत गोविंद लिखा हुआ गया है। क्षेमेंद्र क्या थे? बृहत कथा मंजरी कश्मीर के अनंत वर्मन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और श्रीहर्ष कन्नौज के गोविंद चंद्र। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 सॉरी ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 और सी का 1। अरे यार ये दोनों एक मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। इसमें दोनों ही 1 4 3 1 2, सी का 1 डी का 2, ठीक है। सी और डी दोनों ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम जो संबंधित है, जो गल्ला उन्होंने राशनिंग जो पद्धति स्थापित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके उसका जो नियम था वो नियम क्या कहता था? सबसे पहला जो प्रथम नियम था जिसके बारे में चर्चा की, आखिर उसने ऐसा क्यों कर कि प्रयास क्या था उसका? सेना की नियुक्ति से, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से और सभी गोदामों में गल्ला एकत्र करने से और इसके अलावा गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से, ठीक। तो इसका जवाब होगा सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, ठीक है। 12th का भी सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। 13 है गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर क्या है?
यही है ना कि पेपर बहुत लेट बनाया है और लेट बनाने में उसने टाइपिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर दी हैं। और ठीक है, गज़ सिकंदरी तथा गज़ इलाही में अंतर क्या था? ठीक है, उत्तर भी टाइम कर दिया है। हाँ, उत्तर भी टाइप कर दिया है। गज़ सिकंदरी तथा गज़ इलाही में अंतर था। 39, 41, 40, 43, 42, 45, 43, 47। तो ए, बी, सी और डी। जैसे गज़ सिकंदरी सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो ज़मीन मापन का एक तरीका हुआ करता था जिसमें 32 अंगुल या फिर 30 इंच के इक्वल होता था। उसके बाद गज़-ए-इलाही अकबर के शासनकाल की माप की इकाई हुआ करती थी ज़मीन की। तो इसका जवाब होगा 39 और 41, ठीक है? 39 और 41। आगे है निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उस जमा की पदवी प्रदान की थी। नादिर उस जमा की पदवी प्रदान की थी किसने? अब्दुल समद, अबुल हसन, बिशनदास और उस्ताद मंसूर। ठीक है, किसको प्रदान की थी? नादिर उस जमा की, ये अबुल हसन को प्रदान की थी, अबुल हसन को। उस्ताद मंसूर को जो प्रदान की गई थी सिकंदर लोदी अकबर, बिल्कुल ठीक है, सिकंदर लोदी अकबर। उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र की जब पदवी प्रदान की गई थी, नादिर उल उस्र की पदवी प्रदान की गई थी सिकंदर लोदी को। आगे चर्चा करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और अल्फांसो दी अल्बुकर्क और सालाजार। इसमें से कौन 14 का बी? ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था, पुर्तगाली साम्राज्य का 14 का बी बिल्कुल ठीक है। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहुत सिंपल सा सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। लगातार पढ़ाने से पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, 15 का सी। ठीक, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? पहला है भू राजस्व, महाले जागीर, महाले खालसा, महाले पेवाकी और उपरोक्त में से कौन सी? नहीं ऐसा ना, एक जैसे जो जमीन ट्रांसफेरेबल होती थी, ट्रांसफेरेबल जमीन होने के बीच में जो डिस्टेंस रहती थी, मीन्स मतलब जो एक जमीन ट्रांसफेरेबल होने के बीच में वो जमीन क्या है ना शासक के अधीन रहती थी, मतलब एक विभाग के अधीन रहती थी। उसके बाद वो जमीन किसी और को दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था महल पैबाकी। क्या कहा जाता था? महल पैबाकी। 16 का सी है, ठीक है। 11, 16 का महल पे बाकी। चलिए आगे चलते हैं। दरअसल इससे पहले जो 9 बजे की क्लास है वो 9 बजे की खाली क्लास थोड़ी सी थकाऊ क्लास हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे तुरंत क्लास लेना और थकान बढ़ा देता है। तो आप सभी लोग जो हैं, अभिनव है, मनीषा जी हैं, आप सब लोगों से कहूँगा अगर खाली हो तो आप लोग अगर खाली हो, गीता जी अभी लगातार कमेंट करते रहिए और क्वेश्चनों को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 17। 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? शेख मुबारक, शेख अब्दुल नबी, से अब्दुल फजल और फैजी। किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था शेख मुबारक। ठीक है, शेख मुबारक कौन थे? शेख मुबारक आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। शेख मुबारक थे कि अबुल फजल और फैजी के कौन थे? ये पिता थे। कौन थे? फैजी के ये पिता थे। कौन? शेख मुबारक। इन्होंने मजहर की तैयार किया था। निम्नलिखित में से मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? पेशवा, अमात्य, सचिव और सुमंत। ठीक है, कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? पेशवा, अमात्य, सचिव और सुमंत। 18 का, 17 का ये, 18 का बताइए। ठीक है, 18 फिर से पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? पेशवा हो गया, अमात्य हो गया, सचिव हो गया, सुमंत। एक यहाँ पे
सुमंत से जुड़ा हुआ बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुमंत, ठीक है? सुमंत से जुड़ा हुआ बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। सुमंत क्या होते थे? सुमंत विदेश का जो प्रभार होता था वो देखते थे, ठीक है? राजस्व विभाग अमात्य द्वारा देखा जाता था, पेशवा द्वारा कहाँ देखा जाता था? अमात्य राजस्व विभाग देखते थे ना, ठीक है? अमात्य लोग राजस्व विभाग देखते थे ना अभिनव? आज थोड़ा लग रहा है, आज थकाऊ हो गया मामला आज पूरा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज देख लूं। छोड़ो, हटाओ, बाद में देखा जाएगा। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ठीक है, अचानक एवं अल्पकालिक था। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ठीक है, सुरेंद्र सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी और विनायक दामोदर। किसने कहा था? ये कहा था सुरेंद्र सेन ने, ठीक है। बी डी सावरकर आप लोग जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने जो इसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था, ठीक। और 20 है, ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरी पत्नी को अलंकृत करने के समान है, मतलब दूसरी पत्नी को अपनी पत्नी कहने के समान है। ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने, डी ई वाचा ने, जी बी जोशी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि ये कथन थोड़ा सा अजीबो-गरीब है, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं, जो जो रेलवे है, जो भारतीय रेलवे आज की तारीख में, उस समय तो ब्रिटिश रेलवे ही कही जाती होगी। भारतीय रेलवे ने क्या हो गया ना, पूरे भारत को जोड़ दिया था। जिस प्रकार से चीज़ें इतनी आसान हो गई थी, दूसरों तक पहुँचना, अपने लिटरेचर दूसरों तक पहुँचाना, न्यूज़पेपर दूसरों तक पहुँचाना, अपने ख़्यालातों को दूसरे तक पहुँचाना, और सबसे बड़ी बात, अभी आज का जो आज हम लोग जानते हैं, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, तो आपस में बातचीत होने लगती है, तो फलाना, तो पता चलता है उसमें से आपस में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी निकल आते हैं जो एक-दूसरे को जानते भी नहीं होते थे। लेकिन हालाँकि ये ट्रेंड थोड़ा-सा खराब हो गया, जब से ये मोबाइल हाथों में आया, तो आदमी ट्रेन में एक-दूसरे से बात भी नहीं करना चाहता है। पहले तो आपस में रिश्तेदारी निकल आती थी एक ट्रेन में ही, कि यही आप कहाँ? अरे हम तो वहाँ के हैं, हम तो वहाँ के हैं, तो और ये उस दौर में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस दौर में ये चीज़ें लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने में बहुत काम आई थी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1884 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1882 में और 1878 में। देसी भाषा प्रेस अधिनियम आया था 1878 में, किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन को लॉर्ड लिटन कविताएँ भी लिखता था। अभिनव किस नाम से कविताएँ लिखता था? मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख। अब है बी क्लासेस, 171 का सी है। वन अच्छा 7, ठीक है। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ठीक है, किसमें मिलता है? अशोक के शिलालेख, पुराण, मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसमें मिलता है? तो ये दोस्तों मिलता है हमें मेगास्थनीज की इंडिका में। मैं पहले ही इसके बात का जिक्र कर चुका हूँ, कि जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य डायनेस्टी में आए थे, मीन्स मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन सब। हाँ, मैं तो प्रॉपर कहता रहता हूँ कि कमेंट, यार तुम लोग सोया मत करो, कमेंट। 22 का अभय बी क्लासेस 22 का सी है, ठीक है, मैगस्थनीज की इंडिका में। गीता जी लगातार बने रहिए। देखिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री को टारगेट कर रही हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर आप क्लास में रेगुलर बनी रहेंगी, तो और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है आपने टीजीटी, पीजीटी का भी दिया हो, डाला हो, तो उसमें भी काम आ जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री तो आप पढ़ ही रही हैं, तो इसको भी साथ में लेके चलते रहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ ऐसे इधर-उधर हुआ, तो आप दूसरी जगह तो सिलेक्शन पाने में कामयाब हो पाएँगी, ठीक है?
तो पूरे इतिहास को टारगेट बनाइए। एंशिएंट तो बहुत छोटा-सा पार्ट है जो आप 1 महीने में अगर अच्छे से पढ़ेंगी तो ईज़िली इसको टारगेट कर लेंगी। तो मेगास्थनीज़ ने जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, जो भारतीय समाज 4 स्पष्ट रूप से बटा हुआ था वर्गों में, उसकी जगह इन्होंने मेगास्थनीज़ ने उसको 7 वर्गों में डिवाइड किया था। संभवतः वो भारतीय समाज को समझने में उतना ज़्यादा उन्होंने शायद समझने में असफल रहे हों, मे बी, ठीक है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? 22 का सी है अभय जी, ठीक है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, सामवेद में और गोपथ ब्राह्मण में। विष्णु का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला है 24। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रख के स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? बुद्ध ने किसकी इच्छाओं को ध्यान में रख के स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी हो गया, माया हो गया, आम्रपाली हो गया, यशोधरा हो गया। 23 का ए। तो किसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को उन्होंने संघ में प्रवेश दिया था। हालांकि इससे पहले जो स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के बहुत अधिक पक्ष में नहीं थे, विरोध प्रतिरोध में थे, लेकिन जो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके अनुरोध पे इन्होंने प्रजापति गौतमी जो इनकी विमाता थी उनको प्रवेश दिया था बौद्ध संघ में पहली बार। लेकिन स्त्री भिक्षुओं के लिए बहुत कट्टर। सर हम हिस्ट्री नहीं जानते हैं, बीपीएससी। अच्छा, बीपीएससी साइंस की तैयारी करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतिहास नहीं जानते हो इसी बहाने जान जाओगे। वैसे तो नहीं नहीं नहीं, आनंद नहीं होना चाहिए। किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? आनंद की इच्छा नहीं थी वो प्रवेश ले, मीन्स मतलब उन्होंने, उनकी माता ने, प्रजापति गौतमी ने बुद्ध को संघ में प्रवेश की इच्छा पहले जताई थी, लेकिन बुद्ध ने उनको मना कर दिया था। तो जब ये वैशाली गए थे, भगवान बुद्ध जब वैशाली गए हुए थे, तो इनकी माता जो थी, इनकी माता की जो सिफारिश लगाई थी किसने? आनंद ने। ठीक है? पूरा घटनाक्रम अभिनव इस प्रकार का है, ठीक है? तो आनंद ने इनकी सिफारिश लगाई थी, उस समय भी सिफारिशें चलती थी, ठीक है? इन्होंने बुद्ध को आनंद लगाई थी, तो बुद्ध ने उनको प्रवेश दे दिया था, कहाँ पे? वैशाली में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वैशाली में इनको प्रवेश दिया था। और वैशाली की एक नगर वधु थी आम्रपाली, आम्रपाली को भी इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सो दिस इज़ द फैक्ट, ठीक? तो आनंद नहीं होगा, ठीक? उनकी माता विमाता थी, वो उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखी थी, लेकिन उन्होंने उनको डिनाई कर दिया था उनकी रिक्वेस्ट को, ठीक? तो अदेव मात्रक भूमि क्या थी? आदेव मात्रक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती ना हो सके, बंजर भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। बीपीएससी ये साइंस से, टीजीटी साइंस से तैयारी करते हैं। उसमें क्या जीएस वीएस का पोर्शन आता होगा क्या? जैसे यहाँ भी जीएस का कुछ पोर्शन आता है। लगातार कमेंट करते रहिए दोस्तों, और क्लास के साथ बने रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को आनंद आएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। एग्जाम के पर्पज से ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती ना हो सके, बंजर भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो इसमें कौन-सा होगा? वह भूमि, अदेव मात्रक वह भूमि होती थी जिस पे बगैर वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती थी, मतलब बहुत उपजाऊ खेती हुआ करती थी, उपजाऊ ज़मीन। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? स्वर्ण मुद्रा सा जारी करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इतिहास में जो क्वेश्चन है बहुत छिन्न-भिन्न होके क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल ये दूँ, पीजीटी में अगर अगर आप जो शिक्षा आयोग का जो वो होता है, एग्ज़ाम होता है पीजीटी का, उसका अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे ना, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कई वर्षों से लगे हुए हैं। ये समझ लीजिए 120 में से अगर मॉडरेट को पेपर नहीं आया, सामान्य पेपर आया, तो ये समझ लो सामान्य पेपर में वो 100 तो बहुत ईज़िली अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी के जो 25 क्वेश्चन होते हैं, रियल फाइट उस 25 क्वेश्चन पे होती है अच्छी कॉम्पिटिटर्स के बीच में, कि उस 25 में से कौन कितने सही कर ले। जो जितने ज़्यादा उसमें हाथ मार लेता है वही आगे निकल जाता है, वही सिलेक्शन में पा लेता है। तो इसका जवाब होगा, मैंने 26 का ए। कुजुल कट फिशेस कहाँ से हो गया? निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के
मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। मिनांडर, मिनांडर इंडो ग्रीक शासक डेमेस्ट्रियस के खानदान से ताल्लुक रखने वाला। कौन? मिनांडर, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डेमेस्ट्रियस आप सभी लोग जानते होंगे, जो पुष्पमित्र शुंग के समय जब आक्रमण हुआ था, तो वो डेमेस्ट्रियस ने ही किया था। कहाँ पे? साकेत और मालविका पे। निम्न शासकों में से किसने मेहर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है किसको? स्कंदगुप्त को, यशोधर्मा, कुमारगुप्त प्रथम और ईशान वर्मा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्कंदगुप्त, यशोधर्मा, कुमारगुप्त प्रथम और ईशान वर्मा। किसने तो ये मिलता है यशोधर्मा। यशोधर्मा की जगह यशोधर्मन भी लिखा हो सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज दोस्तों। यशो केयरफुल हो गई, आती हूँ, कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यशोधर्मा, ठीक। मेहर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है, ठीक है, यशोधर्मा द्वारा, ठीक। कन्नौज के शासक थे यशोधर्मा। कौन से, कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक। हालांकि ये बहुत अतिरंजित ये व्याख्यान इनके द्वारा दिया हुआ है कि इन्होंने इससे पहले जो ये जो शासक थे, कौन थे? ये मिहिरकुल, जो हूण शासक थे मिहिरकुल, इनको पराजित करने का श्रेय जो गुप्ता डायनेस्टी के थे नरसिंह गुप्त बालादित्य, ठीक है। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने इनको ऑलरेडी पहले से ही पराजित कर रखा था। उसके बाद इन्होंने, यशोधर्मा ने इनको पराजित किया था, ठीक। अगर लेकिन अपने चरणों की वंदना कराने वाली चर्चा हुई है यहाँ पे, तो फिर यही है। पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले जाया गया है, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, बताइए। देखिए, आप सभी लोग जो अभय हैं बी क्लासेस, देखिए अगर आपका जीएस भी है तो भी पढ़ते रहिए। क्या है, 1 घंटा है आपका, कुछ तो जीएस तैयार हो ही जाएगा। हालांकि थोड़े से टफ क्वेश्चन पड़ जाएंगे जीएस के मुताबिक। और टीजी पीजीटी जो इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्लासेस में आ सकते हैं। प्रॉपर आइएगा तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, और प्रॉपर पूरी क्लास को देखिएगा। किसने कहा ये? हसन निजामी, अलबरूनी, अमीर खुसरो, मिन्हाज। किसने कहा है? हसन निजामी, ठीक है। ये कहा है हसन निजामी ने। हसन निजामी ने जब 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान विजित हार गए थे, तो इन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा के पास एक सुरसुती नाम की जगह पड़ती, वहाँ पे ये पकड़ लिए गए, कैद कर लिए गए। उसके बाद इनको अजमेर ले जाया गया, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी ने इनको अजमेर पे शासन करने के लिए भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब अजमेर पे शासन करने के दौरान इन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ षड्यंत्र किया, उनकी हत्या का षड्यंत्र किया, तो मोहम्मद गौरी ने इनको गिरफ्तार करवा के इनको मृत्यु दंड दे दिया। तो पूरी कहानी इस प्रकार से। तो हसन निजामी का जो सबसे वो है, तो सबसे अधिक जो उनके रिगार्डिंग, पृथ्वीराज चौहान के लिए उनकी समाप्ति के रिगार्डिंग जो वक्तव्य है, वो सबसे अधिक इन्हीं का माना जाता है, सबसे उपयुक्त और उचित। किताबें दी गई हैं सामने, किताबों के राइटर्स दिए गए हैं, उनकी चर्चा करनी है, ठीक है। फुतुहात सलातानी, ठीक है। फुतुहात उस सलातीन किसकी रचना है? इसामी की। इसामी ने ये रचना लिखी है, और इसामी ने फुतुहात उस सलातीन में महमूद बिन तुगलक की कड़ी आलोचना की है। कड़ी आलोचना करने का सबसे बड़ा कारण है, अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो किसने कड़ी आलोचना की है, तो इसामी ने की है, फुतुहात उस सलातीन में अपनी रचना में की है। और उन्हें रक्त पिपासु जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, किसके लिए? महमूद बिन तुगलक के लिए। फतुहात फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही जलालुद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है। खजाइन उल फतू अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है। 29 का होगा ए, 29 का होगा ए। आप दोनों से छोटा सा बस ये सवाल है, इसमें है नहीं। छोटा सा सवाल ये है कि पूरी दिल्ली सल्तनत में मात्र एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसने अपनी जीवनी लिखी है, उस शासक का नाम। पूरी दिल्ली सल्तनत में, मुगल्स की बात नहीं हो रही, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही, इल्तुतमिश से लेके इब्राहिम लोदी तक। बताइए, ए और बी दोनों ठीक।
तो इसमें अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था दिल्ली के करीब में। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, मंगोलों को दिल्ली से सुरक्षित रखना चाहता था। ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने सीरी का निर्माण कराया था। 30 का ए, 30 का ए नहीं है अभिनव, 30 का होगा बी। ठीक, मंगोलों के सबसे भीषणतम आक्रमण का जो सामना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या क्या पूछा है सर? पूछा क्या, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। ठीक, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। 20 का बी, बड़ा मतलब दिख नहीं रहा है क्या? यार इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये इतना ही बड़ा रहता है। ठीक है, दिखने में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा फाउंड डाउन का, अगर कुछ ऐसा है। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, इस चीज को ध्यान रखेगा, इसलिए ए और आर दोनों ठीक है। सीरी का उसने निर्माण कराया था, यहीं पे उसने हौजे खास वगैरह का भी निर्माण कराया था। सर उल्टा होने का कारण, ऑप्शन उल्टा होने का कारण मतलब 30 का, ये कथन दिया हुआ है, ये कारण दिया हुआ है। ये कथन ये है कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक, कारण किस कारण से कराया था, वो मंगोलों से अपनी राजधानी या दिल्ली की रक्षा करना चाहता था, इस कारण से उसने सीरी का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ठीक, चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने खुद को अलग कहा है? अलग, अलग नाम से खुद को कहा, अलग नाम से वो लोग कविताएं लिखा करता था, अलग नाम से। इसमें से कौन सा सूफी संत था जिसको अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल अजीज मक्की और अब्दुल कद्दूस गंगोही। अब्दुल अजीज मक्की और अब्दुल कद्दूस गंगोही, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से जिस व्यक्ति के लिए अलग कहा गया है वो जो नाथपंथी थे, नाथपंथियों का जो सर्वात्मावाद है, सर्वात्मावाद मतलब ईश्वर हर जगह मौजूद है और आत्मा है वो अजर अमर है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये खुद को अलग कहा, ये खुद को अलग नाम से कविताएं लिखा करते थे। किसकी अलग नाम से कविताएं लिखा करते थे? और रुस्तनामा इनका बहुत प्रसिद्ध लिखी हुई कविताएं। रुस्तनामा इनका जो बहुत प्रसिद्ध कह सकते हैं कि लेख है रुस्तनामा। रुस्तनामा किसका है? ये है अब्दुल कद्दूस गंगोही। कौन है? इनको अलग नाम से भी जाना जाता है, अलग नाम से। ठीक, अलग। और जब ये अपने शागिर्दों से, अपने समर्थकों से जब मिलते तो ये किस नाम का इस्तेमाल करते थे? अलख निरंजन। निरंजन पे यहाँ पे ईश्वर शिव को एक तरीके से डिनोट करने का प्रयास किया गया है। उल्टा लटक के तपस्या करना ये शिव का द्योतक मानते थे। उल्टा लटक के तपस्या पता नहीं कैसे कर लेते होंगे, बड़ा कठिन होता होगा। 31 का सी, 31 का सी नहीं है, 31 का डी है। तो आप लोगों को 31 का डी, अब्दुल कद्दूस गंगोही, इन्हें अलग नाम से जाना जाता है। और रुस्तनामा, रुस्तनामा इनकी कृति है, रुस्तनामा इनकी कृति है। ठीक, और अलख निरंजन बोलते थे ये, अलख निरंजन। अभी भी आप लोग देखते होंगे जो कई चिश्ती संत जब आते हैं तो अलख निरंजन का कहते हैं कि अलख निरंजन। ठीक, ये उन्हीं का कह सकते हैं कि उनके द्वारा समाहित की हुई चीजें हैं। अगले पे चलते हैं 32 पे। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनको सही क्रमानुसार हमको लगाना है। जैसे प्रांतों, घोड़ों को दागने की प्रथा से स्टार्ट, घोड़ों की दागने की प्रथा सबसे पहले हुई थी 1574 में। ठीक है, फिर जजिया कर की समाप्ति 1564 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी। और प्रांतों का गठन हुआ था 1580 में। और मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन कब किया था? एक तरीके से प्रचलन में जब आ गई थी, शायद ये 1591 या 93 के आसपास है, ये सबसे लास्ट में है। तो 4213, 4213 यानी 32 का डी। ठीक, 32 का डी। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो आप दोनों से, जो भी इससे पहले भी जो लोग आए थे, प्लीज़ क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों मित्रों को सर्कुलेट कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा,
ताकि यहाँ कमेंट बॉक्स में कुछ अधिक लोग आएँ। जैसे अभिनव ने कहा सर अकेले रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। तो गीता जी से भी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमेशा बने रहिए, सिर्फ़ एंशिएंट पे ध्यान नहीं देना, पूरा इतिहास पढ़ना है। कहीं कि किसी भी कॉम्पिटिशन को आप बीट कर पाएँ, इस चीज़ को फ़ोकस करिए। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री आप ज़्यादा पढ़िएगा बस। पढ़िएगा पूरा लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री को 1-2 महीने के लिए थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा करिएगा। ऐसा नहीं कुछ सब चीज़ें छोड़ दें सिर्फ़ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? किस दर से भू राजस्व शिवाजी ने वसूल किया था? उपज का 1/2, उपज का 1/3, उपज का 2/3, उपज का 2/5 किस दर से उन्होंने भू राजस्व वसूल किया था? किसने? शिवाजी महाराज ने। तो ये वसूल किया था 2/5 यानी कि 40%। कितना हो गया? 2/5 यानी कि 40%। 33 का ए। चलिए आगे चलते हैं। 33 का ए नहीं है गीता जी, 33 का डी है। 40% बिल्कुल ठीक है। 33 का डी है यानी कि 2/5। अगले अगले पे चलते हैं। 34 निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तथा धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का क्या बोलते हैं संचालन किया था या प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और द्वारिकानाथ टैगोर। किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा का तत्वबोधिनी सभा की स्थापना एक धार्मिक संगठन था, फिर उसके बाद उससे जुड़ी पत्रिका थी तत्वबोधिनी, उसको प्रारंभ किया था। किसने किया था? ये किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, इतिहास के बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब हर बार आते ही आते हैं। ये भी लगभग उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है? ये हर बार धार्मिक आंदोलनों जब चर्चा करेंगे, एक राजा राम मोहन राय, एक देवेंद्रनाथ टैगोर, एक केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ, एक विवेकानंद से जुड़े हुए 2-3 टॉपिक हैं, एक आर्य समाज से जुड़ा हुआ। तो वहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो गिने-चुने ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी वहाँ से नया नहीं आता। इनफैक्ट वहाँ से कुछ नया था भी नहीं। 34 का सी बिल्कुल ठीक है। और ये राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से किस वर्ष जुड़े थे? कमेंट ज़रूर करिएगा। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? एक पाकिस्तान है, एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। ये इसका जनक और पाकिस्तान शब्द के जनक में थोड़ा-सा फ़र्क है। मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली। ठीक, तो ये कही थी चौधरी रहमत अली ने, ठीक? चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन छात्र थे, उन्होंने एक पम्पलेट जारी किया था नाउ और नेवर नाम से। उसमें उन्होंने सबसे पहले जो भारत को विभाजित करके जो क्षेत्र होने चाहिए, उस क्षेत्र को पाकिस्तान नाम दिया था कि उसका पाकिस्तान नाम होना चाहिए, नाउ और नेवर, चौधरी रहमत अली। इसके अलावा अगर आपको ये जानकारी होगी कि पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए, ये बात किसने कही थी सबसे पहली बार? और जिसने ये बात कही थी, वो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था, ये भी बता दूँ, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था और और बाद में उनका बहुत कुछ बदलाव आया, ये बहुत मैं बार-बार कह चुका हूँ कि देखिए, सांप्रदायिकता किसी भी समाज के लिए एक ऐसा ज़हर होती है, जिस ज़हर का अगर समय पे इलाज ना किया जाए, वो ज़हर संपूर्ण समाज को नष्ट कर देता है। ठीक, सांप्रदायिकता वो ज़हर है। उसी सांप्रदायिकता का असर हम लोग देखने को मिलते हैं अफ्रीकन कंट्रियों में, ठीक? जहाँ पे इस तरीके की सांप्रदायिकता हुई है और फाइनली वो लोग कहाँ पहुँचे? तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोगों को प्रयत्न हमेशा यही करना है कि हम लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दें। इनफैक्ट ना तो कोई धर्मगुरु बढ़ावा दे, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों को, चाहे दूसरी समुदाय को, ना ही कोई सामान्य पब्लिक को उसका सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसके विपक्ष में हमेशा खड़ा होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, अगर कहीं मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, तो मुसलमानों को भी अपने समाज के प्रति खड़ा होना चाहिए कि नहीं, इससे समाज विनिष्ट हो रहा है। हिंदुओं में ऐसा कोई कर रहा है तो हिंदुओं को भी अपने समाज के प्रति खत्म हो, सबसे ऊपर तो मानव जाति है, ठीक है? उसके बाद चीज़ें बाहर बन के आई हैं, इंसानों द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। जब मैनकाइंड जब पूरा समाज जब अ, मनुष्य प्रजाति नहीं रहेगी तो क्या करोगे यार किसी चीज़ को बचा के? तो पैम्पलेट का शीर्षक क्या था? जो पैम्पलेट जारी किया था, कैम्ब्रिज पैम्पलेट जारी किया गया, तो उसमें क्या था? नाउ और नेवर, आर वी लिव और पेरिश फॉरएवर। तो सभी के आंसर ठीक हैं, चलो इसी को लगा देते हैं। ये देखिए, सांप्रदायिकता कितना बड़ा ज़हर है, जब आप मार्ले मिंटो सुधार देखते हैं, 1909 में फर्स्ट टाइम जब मार्ले मिंटो सुधार आता है, तब उसमें जो मिंटो थे,
वो बहुत एक कड़वी बात बोलते हैं, वो इस चीज़ को स्वयं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शासन करना तो शासन करने के लिए उन्होंने सारे चिड़िया भेद किए थे, सारे मतलब उन्होंने हथियार अपना लिए थे और सांप्रदायिकता भी उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उस सांप्रदायिकता का बीज उन्होंने जब बो दिया था, जब उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, ठीक है? और फिर उन्होंने 909 में मार्ले मिंटो सुधार लेके आए, जिसमें मिंटो खुद कहते हैं कि हमने नाक का दाँत बो दिया है, जिसकी फसल बहुत ज़हरीली होने वाली है और उस फसल का एग्ज़ाम्पल हम लोग बहुत बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से वो ज़हरीली निकली। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियाँ पहनना अस्वीकार किया, ठीक? धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया, जिससे उनकी आय बढ़ी। बंगाल में गणपति शिवाजी महोत्सव तैयार के प्रचार हुआ। आमार सोनार बांग्ला गीत रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय एंथम बना है। तो ये था धोबियों ने इस विदेशी वस्त्रों को धोने का निश्चय नहीं किया था, मतलब उन्हें नहीं धुलने थे उनके वस्त्र। आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? अफ़गानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और कच्छ। आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? अफ़गानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और कच्छ। आमरी संस्कृति आप सभी लोगों को पता होगा सिंध। आमरी संस्कृति से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, ठीक है? और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही बता चुका हूँ, जैसे अमरी हो गया, कोटदीजी हो गया, जो सिंध प्रांत में पड़ते हैं, चहुंदड़ो हो गया और जुड्री दड़ो हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, ये कहाँ पड़ते हैं? सिंध प्रांत में पड़ते हैं। 38 का बी। वर्तमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? वर्तमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? उदयन, प्रसेनजीत, चंडप्रद्योत और बिंबिसार। ठीक है, वर्तमान महावीर किसके संबंधी थे? तो ये संबंधी थे किसके? बिंबिसार के। देखिए बिंबिसार ने क्या हुआ था? बिंबिसार ने जो ठीक है, बिंबिसार ने जो एक चेटक व्यक्ति थे, उनकी जो पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। उनकी पुत्री से बिंबिसार ने विवाह किया था और चेटक ने अपनी जो बहन थी, उस सिस्टर का विवाह तिसला, उनकी बहन का नाम था तिसला। उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र थे ये, कौन थे? वर्धमान महावीर और बिंबिसार ने उनकी चेटक की पुत्री से विवाह किया था। ठीक? तो इसलिए वो उनके सगे संबंधी बन गए थे। बोगस कोई अभिलेख में निम्न में से किन आर्य देवताओं 39 का डी, आर्य देवताओं को नामोल्लेख मिलता है? 39 का डी। ओके, चलिए ठीक है। किन देवताओं के नाम मिलते हैं? तो ये है इंद्र, विष्णु, वरुण, नासत्य, मित्र, विष्णु, वरुण, इंद्र, रुद्र, मित्र, इंद्र, नासत्य, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। सिंपल सा क्वेश्चन है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, ये है चौथा होगा। ठीक है, 40 का चौथा होगा। 40 का ए। बोगस कोई अभिलेख ईरान, एशिया माइनर। मैं उस पे लगा रहा था, वो गलती से लग गया उस पे। इंद्र मित्र वरुण नासत्य। ठीक है, नासत्य की जगह अगर अश्विनी कुमार लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, अश्विनी कुमार होगा। ठीक है, अगर नासत्य। 40 जो विदेशी जो पर्यटक भारत में आए थे, वो उनके बारे में चर्चा की गई है, किस समय में आए हैं वो लोग। तो पीटर मुंडी, ठीक है, पीटर मुंडी। रॉल्फ फिंच आया था 1585 में, अकबर के शासनकाल में आया था रॉल्फ फिंच, और इसने आगरा और फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा गया है कि ये लंदन से भी बड़े हैं। खासतौर से फतेहपुर सीकरी का देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। उसने कहा था ये लंदन से भी बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। और पीटर मुंडी आए थे। विलियम हॉकिंस आए थे 1508 में। ठीक है, विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में। और सर टॉमस रो आए थे 1615 में। पीटर मुंडी आए थे 1628 में। ठीक है, तो रॉल्फ फिंच बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ए का 4। तो 41 का होगा बी। 41 का होगा बी।
तो 42 निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जनक माना जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, पीर तकी मीर और वली दक्कनी। आधुनिक, ठीक। तो ये माना जाता है वली दक्कनी को। किसको माना जाता है? वली दक्कनी को। जो विभिन्न जो जनजातीय आंदोलन, वो जनजातीय विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बोल देते हैं भील विद्रोह कहाँ हुआ था। जो भील विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सेवरम द्वारा किया गया था। भील विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था, भील कहाँ आ गया? खानदेश में, ठीक है। भील विद्रोह हुआ था खानदेश में, ठीक। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? 42 का डी। हाँ, वली दक्कनी, ठीक है। 42 का डी है। खासी खासी तीरथ सिंह कहाँ? मेघालय की घाटियां में। खासी तीरथ सिंह मेघालय की घाटियों में। और चुआर विद्रोह हुआ था पश्चिमी बंगाल में 1799 में, ठीक है। और फिर कोली हुआ था सहाद्री में, ठीक। भील ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का और डी का 2, ये, ठीक। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। इसका जवाब होगा डी। आगे आते हैं 44 पे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सी आर दास और जगजीवन राम। किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसने स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। जब ये पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट के बाद इन्होंने जो 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 द जो निचले तबके के लोग थे, जो शूद्र वर्ण के लोग थे, जो दलित उस समय दलित शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। तो जो दलित समाज के लोग थे, उनको मुख्य धारा में लाने का इन्होंने प्रयास किया था। उसके लिए उन्होंने ये बनाई थी। और जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष वगैरह बने थे। तो आगे चलते हैं, महात्मा गांधी हो गए। 45 है। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए और फाइनली वो वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? जब एलिफेंट पार्क जो इलाहाबाद में आज कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां दलित कब? और देखिए, दलित नाम बात हो रही है। जैसे शूद्र वर्ण में हुआ करते थे, जैसे जब चतुर्वर्णी व्यवस्था थी, चतुर्वर्णी व्यवस्था में जो शूद्र हुआ करते थे, वो धीरे 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 करके हजारों वर्ष की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में नीचे आते 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 उन्हें आधुनिक युग में दलित कहा जाने लगा। लेकिन जब चतुर्वर्ण व्यवस्था की बात करेगी तो वो शूद्र वर्ण में ही आएंगे, ठीक। हालांकि जब आप उसमें जाएँगे, जब पढ़नी में जाएँगे, पढ़नी में 2 तरीके के शूद्रों की बात की गई है, 2 तरीके के शूद्र थे। एक एक जो ऐसे एक जो निर्वासित शूद्र थे, एक अनिर्वासित शूद्र थे। अ, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किसने काकोरी, देखिए दलित शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, एक बात बता दूँ। दलित क्या ना, वो धीरे-धीरे प्रचलन में लिया जाना। दलित मतलब एक परिष्कृत रूप से बहुत मतलब दबा-कुचला समाज, या कह सकते हैं बहुत छिन्न-भिन्न समाज, या कह सकते हैं कि जो क्या क्या ही वर्ड उसको इस्तेमाल किया जाए, इस समय वर्ड नहीं आ रहा है। तो ये वर्ड यूज़ में आया है ये, लेकिन जब इनका इतिहास देखने जाएँगे तो इतिहास आप जब देखेंगे तो वैदिक काल तक इसका इतिहास जाता है, ठीक। लेकिन ये बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा, अभी क्लास के बाद हम लोग थोड़ी-सी इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक। 46 कांग्रेस के साथ-साथ जो मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था, परंतु किसके नेतृत्व में? मुस्लिम लीग ने के एक बेड़े ने, मतलब मुस्लिम लीग के एक हिस्से ने इसका समर्थन किया था। किसका? साइमन कमीशन का समर्थन किया था। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शफी, हकीम अजमल खां और डॉक्टर अंसारी। ठीक है, ये किया था मोहम्मद शफी ने। किसने किया था? मोहम्मद शफी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ठीक। 47 है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस से त्याग पत्र किसने दे दिया था? एनी बेसेंट ने, जीएस खरपड़े ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उपयुक्त सभी ने, ठीक है।
असहयोग आंदोलन से जो असंतुष्ट होके 46 का बी बिल्कुल ठीक है, 46 का बी, मोहम्मद शफ़ी। तो ये है उपयुक्त सभी, ठीक है? इसका आंसर होगा डी, 48 का है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के सुझाव पर पूरे देश में कांग्रेस ने किस तारीख को हड़ताल का आह्वान किया था? रॉलेट एक्ट जो आया हुआ था, जिसको काला कानून भी बोला जाता है और काला कानून भी बोला जाता है और जिसको मतलब मुँह बंद कानून भी बोला जाता है और जिसको नो एफआईआर ऐसे कुछ इंग्लिश में भी उसको है कि नो एफआईआर, नो कुछ और उसको सीधे अंदर जेल में डाल दो, ठीक? ये उस तरीके का कानून था, काला कानून, यूएपीए, ठीक है? 5 अप्रैल 1919, 7 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 और 4 अप्रैल 1919। आखिरी क्वेश्चन 48, उम्मीद करता हूँ सही जवाब होंगे। देखिए रॉलेट एक्ट से आपको बता दूँ, रॉलेट एक्ट से जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, वो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या है? 48 का सी, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो नया क्वेश्चन है, जो बनाया गया हुआ है, अ, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो संभव है शायद 48 का सी बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का ठीक है, शायद है, तो शायद में ठीक है। ठीक, तो ये 6 अप्रैल 1919 ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, संभव है कि आने वाले एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में हो सकता है मे बी आ जाए। मतलब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हम लोग भी उम्मीद पे ही चल रहे हैं। उम्मीद पे भी ऐसे ही देखिए, मैं आपको बार-बार आप सभी लोगों को बार-बार यही ये बताता हूँ अ, कि दोस्तों मेरा जो मकसद होता है कि आप लोग देखिए नॉलेज चेक करना बिल्कुल मकसद नहीं है मेरा कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक? मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी तैयारी है, बस एनहांस करना है। मैं यहाँ आपकी जो तैयारी है कन्फर्म था। ठीक है? मेरा काम है आपकी जो तैयारी है उसको एनहांस करना, ठीक? उसमें थोड़ा-सा पुश देना बस और मैं कोशिश करता हूँ पुश देने की, नए क्वेश्चन कुछ बनाता हूँ। बाकी तो जिस क्वेश्चन ढर्रे पे जो आते हैं इतिहास के वो तो आते ही रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ नए क्वेश्चन इसलिए डालना ज़रूरी हो जाता है अवश्य संभावी हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएँ और आपके फँस जाएँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो आपके लिए एक तरीके से मतलब एक तरीके से वेटेज पॉइंट हो जाएगा, ठीक? तो मेरा बस यही मकसद है आपकी तैयारी को एनहांस करना, ठीक है? आपकी तैयारी को और बेहतर करना। मैं बस उस पद पे हूँ ना कि आपको कुछ मतलब समझ लीजिए आप लोगों को बहुत बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत बेहतर नॉलेज है। देखिए जब आप एक सब्जेक्ट को फ़ोकस करते हैं, एक टॉपिक को लेके चलते हैं, एक चीज़ को लेके चलते हैं, तो उसमें आपको आप देखिए ग्रेजुएशन में भी इतिहास रहा होगा, पीजी में भी इतिहास रहा होगा। तो यानी कि 3, 2, 5, 5 साल आपने इतिहास पढ़ा, फिर प्रिपरेशन में रहे हैं। तो 6 साल से अगर 5 या 6 साल से लगातार इतिहास पढ़ रहे हैं, हो सकता है 12th में भी वो सब्जेक्ट रहा हो। अगर उसको भी जोड़ लें तो 5 2 7 साल हो गए। तो इतने लंबे समय से अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो आपका ब अगर अच्छे ढंग से पढ़ा है तो डेफ़िनेटली वो आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक। मैंने सच्चाई बताऊँ मैंने मेरे पास मेरा इतिहास पर्सनल सब्जेक्ट नहीं है, मैं खुद बीएससी हूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से और उसके बाद जब मैंने इतिहास में मेरी दिलचस्पी शुरू से रही है, जब मैंने इतिहास को पढ़ा तो मुझे थोड़ी-सी और दिलचस्पी रही। तो इतिहास को मैंने फिर किताबों से पढ़ना शुरू किया। हालाँकि कोई एग्ज़ाम नहीं दिए थे कि इतिहास के मैं एमए कर लूँ, ये कर लूँ। फिर मैंने इतिहास से एमए किया फिर 2014 में। तो उस समय भी ये बस पढ़ाई के समय इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन जब नेट जेआरएफ का मैं दे रहा था पेपर, तब मैंने 2 से 3 महीने बहुत अच्छे ढंग से इतिहास पढ़ा था, बहुत किताबें खंगाली थी, बहुत प्रैक्टिस सेट किए थे। तो उसमें मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हुआ था, ठीक है? और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में भी जो मेरा है वो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मेरा पहली बार ही मैंने दिया था, तो उसमें भी मुझे इंटरव्यू मिला था। इससे पहले 2021 वाले में पीजीटी में भी मैंने दिया था, उसमें भी मुझे इंटरव्यू मिला था।
तो और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो स्टेट सिविल सर्विसेज़ हैं उसमें भी मैं मेंस लिख चुका हूँ और आरओ के 2 मेंस लिखे हैं, पीसीएस के 2 मेंस लिखे हैं और लोअर पीसीएस का 1 मेंस लिखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी मेंस वो टाइपिंग है मतलब बहुत सारी बहुत सारे जगह हाथ पैर माले मारे हैं। तो अगर आप मेरी गणना करेंगे तो मैं एक एक्सीडेंटल टीचर हूँ, ये समझ लीजिए। ख़ैर सर देखिए कन्फ्यूज़ ऐसा नहीं कि आप अकेली ऐसी हैं कि जो आते हुए क्वेश्चन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम सभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं होता हूँ। कभी-कभी हो सकता है मैं पढ़ाते हुए भी किसी क्वेश्चन पे कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नहीं आ रहा 3 मंथ में हो गया था। 3 मंथ भी नहीं लगे थे 3 मंथ भी नहीं लगे थे, 2 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। लेकिन बस ये भी 2 महीनों में मैंने द 10 घंटे 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है। दो 60 दिन तक मैंने लगभग 10 से 12 घंटे कंटीन्यूअसली पढ़ाई की थी। देखिए और इसके अलावा मैं एमबीए भी हूँ, 2-3 साल मार्केट में भी रहा हूँ, एक छोटी-सी कंपनी में ब्रांच मैनेजर भी रहा हूँ। बैंक में 2-2 इंटरव्यू दे चुका हूँ आईबीपीएस के थ्रू तो मतलब कई जगह हाथ पैर मार चुका हूँ, कह ही रहा हूँ कई जगह हाथ पैर मार चुका हूँ, लेकिन फाइनली बहुत अधिक सफलताएँ नहीं मिली हैं। तो देखते हैं अब आगे फ्यूचर क्या कहता है। इसलिए मतलब इतनी असफलताओं के बावजूद बावजूद भी हम लोग हैं कि मैं इसलिए कहता हूँ देखिए निराश होने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझनी है, पहली चीज़, आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास अरे! क्या अभिनव यार शादी-वादी के पीछे क्यों पड़े हो? ये बहुत बहुत ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है? और हाँ, चलिए मैं कहाँ बात कर रहा था? देखिए हाँ, हम सभी लोग क्या है ना, हम सभी लोग एक तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जॉब लेने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में काफ़ी बार हम लोगों को बहुत सारी हानि भी उठानी पड़ती है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और व कुछ दूसरी चीज़ों में। बहुत सारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से भी गुज़रना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं सबसे गुज़र चुका हूँ, इनफैक्ट गुज़र भी रहा हूँ। इन सब के बावजूद आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली चीज़ ये, जीवन जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार मिलता है, ये पुनर्जन्म जाइए भूल। ये किसी ने नहीं देखा है। एक चीज़ आप ये समझिए, अगर पुनर्जन्म अगर आप मानते भी हैं, तो ये मानिए ये आपका अंतिम जन्म है। क्योंकि ना तो इससे पिछले आपको पता है, ना तो इसके अगला आपको पता होगा। तो आप ये समझ के चलिए ये अंतिम जन्म है और जीवन सिर्फ़ एक मिलता है, इसको बेहतर ढंग से जिएगा, जीने का प्रयास कीजिएगा। हार मत मानिएगा, जीने का एक ही तरीका है, हार नहीं माननी है। लोग क्या कहते हैं, लोग आपको मेंटली परेशान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अपना होश नहीं खोना है और अपने आप की हिम्मत जो अंदर का जो आपका इंसान है, उससे ये ज़रूर कहना है कि मुझे ज़िंदा रहना है और ज़िंदा रहने के लिए मुझे प्रयासरत बने रहना है। कहीं न कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये समझिए। तो लड़ देखिए लड़ने की क्षमता आपको बनाए रखनी है। लड़ना छोड़ दिया तो उसी दिन आप हार जाएँगे। हारता आदमी तब नहीं है जब मैदान में हार जाता है, हारता आदमी तब है जब हथियार डाल देता है। ठीक है? तो आपको हथियार नहीं डालने हैं, कोई कुछ भी कहता रहे कि अरे देखो इतने साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक नौकरी नहीं लगी, ये हुआ, वो हुआ। उन लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि नौकरी मिलना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ठीक है? उनके खुद के परिवार के लोग, उनके खुद के बच्चे इतनी तैयारी ने नहीं मेहनत करते होंगे जितने आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों को छोड़ के आप पे कमेंट कसना है, क्यों? क्योंकि उनको आपको एक धकेलना है नीचे। तो ऐसे लोगों को माइंड में बिल्कुल नहीं लेना है। जवाब ऐसे लोगों को अपनी सफलता से देना है, ठीक? किससे देना है? अपनी सफलता से आप लोगों को ऐसे लोगों को जवाब देना है। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक? तो बाकी लोग तो कमेंट तो कसते ही रहेंगे, आएँगे, जाएँगे और लोगों को मतलब कुछ नहीं है। आप सफल हो जाएँगे, आप नौकरी लग जाएगी तो आप कहेंगे, "अरे! फलाने का लड़का तो बहुत पढ़ता था। घर नहीं आता था, दाढ़ी बड़ी कर रखी थी, बाल बड़े कर रखे थे, घर से नहीं निकलता था।"
और जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, तो वही लड़का आपके लिए नकारा साबित होता है। उसी लड़के को बोला जाता है, देखो आवारा है, दाढ़ी बढ़ा रखी है स्टाइल में, घूम रहा है यार दोस्तों के साथ, ये करता है, वो करता है। और वही जब सफलता पा लेता है तो उसी के गुणगान करने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर को हम नहीं बदल सकते ना। क्या कहते हैं ना कि नेचर यू कांट बी चेंज, ठीक है? नेचर को आप नहीं सँभाल सकते, नेचर को आप नहीं बदल सकते। अपने अंदर का जो आपकी प्रवृत्ति है, उसको बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं। फ़िल्मों में ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन रियल लाइफ़ में नॉट चेंजेबल, ठीक? तो गीता जी, अभिनव, सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं पता आप लोगों का किस ऐज सेगमेंट में आते हैं, लेकिन इतना है, प्रयासरत रहिए, घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे आपको अपना भरोसा करना है। उस पे उस पे पूरी दम लगा के पढ़ना है। और ये बिल्कुल मत सोचिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वो तो आप निपट ही लेंगे। ये सोच लिए जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना है। अपने जो प्रयास को बना के रखना है, अपने जो जो अपने अंदर की जो क्षमताएँ हैं, उसको पहचानने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और आप दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। तो गीता जी से तो यही अभिनव का तो नॉलेज ऑलरेडी चेकिंग उसने खुद अपने आप चेक कर रखा होगा। और हम लोग तो यहाँ काफ़ी समय से हैं, अभिनव तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन भी मैं काफ़ी बार उनको कह ही चुका हूँ। गीता जी, आपसे बस यही कहता हूँ, आप घबराइए मत, आप घबराती बहुत ज़्यादा हैं। घबराने से चीज़ें और भूल जाएँगे आप, ठीक? तो पढ़ना है, नोट्स बना लीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, फ़ोकस करके पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपका कोई साथी है इसमें तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर उसने भी डाला है, तो कोशिश कीजिएगा उसके संपर्क में रहिए और उससे बातचीत भी करते रहिए और उससे थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके थोड़ा-सा डिबेट भी किया कीजिए, जानकारी लिया कीजिए कि क्या पढ़ा है, क्यों क्या पढ़ा है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो क्या होता है ना, थोड़ा-सा नॉलेज हो सकता है कि उसका भी अच्छा हो, आपका भी अच्छा है, तो उससे कुछ मिल जाए। किसमें किसी का नॉलेज अगर अच्छा है, उससे उसका नॉलेज लेने में कोई समस्या नहीं है और किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को यही है कि आज का तो लेक्चर ख़त्म ही हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक? अगर आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे आप लोग हमसे जुड़ जाइए। इसके अलावा अपने दोस्त, मित्र जो भी आपके साथ हैं, कलीग हैं और वो हैं तो उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम बात ये है कि पढ़ाई पे फ़ोकस करना है बस। इधर-उधर की चीज़ों पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना है, ठीक? और पढ़ाई पे फ़ोकस कर रखिए, अपने दिमाग पे फ़ोकस रखिए, चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। और और गीता जी को स्पेशली सलाह है, आपको स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है। आप डरिए मत, घबराइए मत, बस आपके पास कितना महीना है? फरवरी और मार्च। 2, 60 और 10 मान के चलिए 70 दिन है, 70 दिन सफिशिएंट है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सफिशिएंट है। बाकी मैं हूँ जितना अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना आपको करा पाऊँगा। और चूँकि असिस्टेंट मैं बता रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत कुछ होता है पढ़ाने को। तो अगर कुछ भी ऊट-पटांग क्वेश्चन, जैसे इस बार जो कट ऑफ थी बहुत कम गई थी। जनरल की कट ऑफ 60 क्वेश्चन पे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था जनरल की कट ऑफ पे, ठीक है? 18 जनवरी 2003 से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया था। 18 ज इसके यहाँ इसके यहाँ मतलब किसके यहाँ से? 18 जनवरी 2023 से। अच्छा। नहीं, अच्छी बात है। इतिहास इतिहास का नॉलेज लेने में आपको बीसों साल नहीं लगेंगे, ठीक है? और इतिहास में अगर आपने किताबें पकड़ ली हैं, अगर किताबें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ ली हैं,
तो इतिहास का नॉलेज आपको इतना बेहतर हो सकता है कि आप कॉम्पिटिशन क्रैक करने लायक मैं खुद ही बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है? और काफ़ी वर्षों पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा ये सब चीज़ें की थी। तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है चूँकि लेकिन बस एक उस सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर बहुत अच्छी बात है। इतिहास में एंशिएंट का 60 गया था, बाकी इतिहास का मुझे नहीं पता। अरे ये तो अच्छी बात है मतलब कि जल्दी तुमने बहुत चीज़ें गेन कर ली हैं और अच्छी बात है आप मतलब फ़ोकस्ड हो उस चीज़ को लेके। लेकिन टीजीटी अगर आप दे रहे हो तो टीजीटी बीए भी किया है क्या बाद में? मतलब बीएससी की है या बीए किया है? मतलब मान लिए हो सकता है इंटर तक आप मैथ के स्टूडेंट रहे हों। हो सकता है इंटर के बाद आपने जब ग्रेजुएशन किया हो तो बीएससी या बीए किया हो। ओबीसी की भी 60 गई थी, जनरल की भी 60 गई थी, एंशिएंट हिस्ट्री में और एससी की गई थी 52 क्वेश्चन। नहीं, नहीं 52 हाँ, 52 क्वेश्चन गई थी। ओबीएस का मुझे याद नहीं है, शायद ओबीएस का मेरे ख्याल से ओबीएस की भी शायद 60 थी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है। तो पेपर ऐसे एक्चुअली ना पेपर बहुत ऐसा ऊट-पटांग पूछा गया था और अनाप-शनाप देखिए, आप और मैं क्या देखिए हम लोग क्या है ना इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आप पुराणों से अगर पुराणों से ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछने लगेंगे जो हम लोगों को आप लोगों को नहीं पता होगा, तो हम लोग पुराण थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो और ना ही नाते रिश्तेदारी कुछ पढ़ रहे हैं कि इस देवता का किससे रिश्ता था, उस ऋषि का किससे रिश्ता था। ये भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं इतिहास में। तो काफ़ी कुछ ऐसी कुछ ऊट-पटांग से ऐसे क्वेश्चन आ गए थे उसमें तो थोड़ा-सा कट ऑफ नीचे चली। बहुत पेपर टफ बनाया था। हालाँकि इससे पहले वाला 100 में ये जो कट ऑफ गई थी 100 में से 60 70 में से नहीं। 70 में 55 होने चाहिए। नहीं, नहीं 70 में नहीं 55 100 में काउंट करना है आपको। 100 में से 60 कट ऑफ गई थी इस बार जनरल की एंशिएंट हिस्ट्री में। गीता जी एंशिएंट हिस्ट्री में 100 में से 60 गई थी कट ऑफ जनरल की, ना कि 65। और बाकी इतिहास का जो दूसरा होता था उसका नहीं पता है मुझे याद नहीं है उसका। बाकी एंशिएंट का मैंने जो देखा था वो बता रहा हूँ आपको। देखिए एक चीज़ समझिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में 70 आपके सब्जेक्ट के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस होंगे। लेकिन जो टोटल कट ऑफ बनेगी वो 100 पे बनेगी ना कि 70 पे। समझ में आ रहा है? मतलब 100 पे कट ऑफ बनेगी ना कि 70 पे। 100 में से 60 इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएस भी आप लगातार पढ़ते रहिएगा 2 घंटे मैं बार-बार फिर आपसे कह रहा हूँ अगर आप लूसेंट 2 घंटे भी पढ़ेंगी तो भी आप कम से कम 20 क्वेश्चन के आस-पास कर ले जाएँगी। और करंट आपको पढ़ना है। करंट आपको तुरंत मिल जाएगा, कहीं भी ले लीजिएगा या फिर मंथली मैगज़ीन लेते रहिए, पढ़ते रहिए। तो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा सबसे पहली चीज़ ये, इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा हो जाए। अगर आपको देखिए लेक्चर में किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और अगर कुछ सुधारात्मक प्रक्रिया होगी तो हम लोग उसमें सुधार ख़ास तौर से मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। अगर लेक्चर में किसी प्रकार की समस्या लग रही है कि बताने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर गलत बता दे रहा हूँ या फिर कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत अच्छा पसंद नहीं आ रहा है, ठीक? तो आप लोग इस बारे में थोड़ा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा को मैं बार-बार कहता हूँ आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि उसी बिहाफ़ पे हम लोग अपनी जो आगे की पॉलिसीज़ है ना वो तय कर पाएँगे कि हमको क्या परिवर्तन करना है, क्या ठीक करना है। हाँ, 100 में से 6
100 में से 60 बिल्कुल ठीक है, 100 में से 60। तो आप तो गीता जी और अभिनव प्लीज़ अगर दूसरों को जोड़ पाएँ तो बिल्कुल जोड़िएगा। मेरी छोटी-सी मैं बार-बार कहता हूँ, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, अगर वो जुड़ पाएँ तो। हालाँकि मैं ये जानता हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था से ज़रूर जुड़े होंगे और तो उस संस्था से जुड़े रहिए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस यहाँ आके अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक। तो जिस संस्था से जुड़े हैं वो आपका हाँ, अपना वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन ये है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे और जो लोग भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए दलित जैसे म हाँ, दलित के बारे में बात कर रहे थे। जैसे दलित जो शब्द है इसकी जो ओरिजिनेट है ये कोई मतलब कोई स्पेसिफाइड टाइम से इसको ओरिजिनेट नहीं माना जा सकता है। क्योंकि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो दलित वर्ग है, ना तो दलित शब्द की शब्द देखने को मिलता है, ना तो बहुजन देखने को मिलता है, ना ही कुछ कोई और वर्ग देखने को मिलता है। सर, बागोर बागोर का प्रथम चरण उच्च पूरा पाषाण है या मध्य पाषाण? हाँ, दलित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके का देखने को नहीं मिलता है और फिर जब बाद में ये चीज़ें एक तरीके से बोलने के रूप में आ गया क्योंकि हम लोग किसी को देखिए हम लोग एक कास्टली रूप से हम लोग किसी को शूद्र नहीं बोल सकते ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से हम लोग किसी को शूद्र नहीं बोल सकते और इसलिए जो कैटेगरीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कैरेक्टराइज़ किया गया जैसे कि जनरल कैटेगरी और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी जो उनके शेड्यूल्ड कास्ट में जो-जो जातियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया और ओबीसी हो गया, ठीक है? बैकवर्ड क्लास। लेकिन प्राचीन इसके जब प्राचीन काल में जाएँगे, तो वर्ण जो चौथा वर्ण था जिसको हम लोग शूद्र वर्ण बोलते हैं, इसके अलावा एक जब पढ़ने की जब अष्टध्यायी हम लोग देखते हैं, तो अष्टध्यायी में उन्होंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक तो निर्वासित शूद्रों के लिए एक निर्वासित, एक अनिर्वासित शूद्र। जो निर्वासित शूद्र हुआ करते थे, वो क्या करते थे, राज्य की सीमा पर निवास करते थे। ठीक है? राज्य की सीमा पर, ठीक है? उनको कुछ प्रकार की कुछ एडवांटेजेस मिले हुए थे और जो अनिर्वासित थे, वो मतलब अप्रस्य थे, मतलब उनको छूने से भी, उनकी छाया पड़ जाने से भी अशुद्ध हो जाते थे, उनको नहाना पड़ता था, इस प्रकार की क्रिया-प्रक्रिया से उनको गुज़रना पड़ता था। ठीक है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा तो धीरे करके उसमें ढेर सारी जातियाँ आईं जो काम के आधार पर धीरे-धीरे बन गई, फिर वो जन्म के आधार पे बन गई, फिर धीरे-धीरे करके जातियाँ और बढ़ी, फिर विदेशी आक्रमणकारी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यवन आए और पारसी आए, तो बहुत सारी ऐसी जातियाँ आईं, फिर वो यहाँ की जातियों से मिल-मिला गईं। तो कुछ जातियाँ जो राजा की जातियों में थी उसमें शामिल हो गईं, कुछ ब्राह्मण जातियों में थी वो ब्राह्मण में शामिल हो गईं और कुछ जो अपने साथ वो जो निचले तबके को लेके आया वो उनको दलित वर्ग मतलब निचले शूद्र वर्ग में शामिल कर लिया गया। तो ये धीरे-धीरे करके ये जो व्यवस्थाएँ थी धर्मसूत्र और स्मृति काल में ऐसी व्यवस्थाएँ बनती चली गईं तो उनको अप्रस्य बोला जाने लगा। जो शूद्र वर्ण था उसको अप्रस्य बोला जाने लगा। फिर वो आधुनिक भारत में उनको अप्रस्य ही कहा जाता था आधुनिक भारत में भी। शूद्र ही कहा जाता था ना कि दलित। लेकिन फिर बाद में आधुनिक भारत में जब जो धर्म सुधारक लोग थे, जो समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने एक तरीके से जो बहिष्कृत लोग थे, उन लोगों के लिए धीरे-धीरे करके दलित वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। जैसे कि बहुत बाद में हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे इतिहासकारों ने दलित वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से जो गांधी जी थे, गांधी जी ने इन लोगों के लिए हाँ, जैसे गांधी जी ने जो गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था दलित उनके लिए, शूद्रों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था और हरिजन शब्द जो आप लोग देखते हैं कि हरिजन शब्द आज भी प्रचलित है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द बनते गए, कुछ ऐसी चीज़ें बनती गईं, लेकिन इनका ओरिजिनेट कहाँ गया ये आज
को किसी को नहीं पता है, लेकिन वो धीरे-धीरे एक लैंग्वेज में आ गई, आप ये कहते चलिए, ठीक है? बागोर का जो चरण है उच्च पूरा पाषाण है या मध्य पाषाण काल है? बागोर का जो चरण है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मध्य पाषाण कालीन चरण माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लूँगा। अभी मुझे रिमेम्बर नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये मध्य पाषाण काल है, बागोर, सर बागोर का प्रथम चरण। लेकिन हम लोग देखते हैं इसको मैं इसको देख के बताऊँगा, पूरा कन्फर्म करके ही बताऊँगा, नहीं तो ऐसा ना हो पता चला मैं लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है? वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, गैप-वैप हुआ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए पढ़ते रहेंगे तो वो गैप भी फुलफ़िल हो जाएगा, ठीक है? बस आपको पढ़ना है, सिलेक्शन ही तो लेना है, सिलेक्शन लेने के बाद आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। तो लेक्चर के बारे में आप लोग कोई बात नहीं, आपके साथ कोई नहीं है, हम तो हैं ही, ठीक है? और पढ़ते रहिए इस और अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, थोड़ा-सा हो सकता है कि बहुत देखिए आज क्या हो ना अभी जो जो कंटेंट मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं जैसे बहुत सारी कोचिंगों का नाम नहीं लूँगा। उनका देखता हूँ, उनके भी कंटेंट देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार कंटेंट कैसा है मेरा, कैसा नहीं है। दूसरे जो टीचर्स हैं उनसे भी कंपेयर करने का प्रयास करता हूँ। जिनकी फ़ीस कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार पीजीटी में जिनकी फ़ीस है। पीजीटी, टीजीटी के लिए कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 10,000 इस तरीके से कोर्सेज़ बेच रहा है। तो मैं उनका जब कंटेंट देखता हूँ और खुद अपने क कंटेंट से कंपैरिज़न करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ठीक ही है। बुरा तो नहीं है, जैसे उनका है वैसे ही मेरा है। बस फ्री है उनको भाई 8-10 हज़ार रुपए, 20,000 15,000 रुपए देके आप खरीदेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बस दोनों में अंतर ये है और क्वेश्चन का जो लेवल आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख चुके हैं और मुझे लगता है ये लेवल बहुत बेस्ट लेवल है, इससे बहुत ऊपर, बहुत नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेरा पर्पज़ ये है कि उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाए। कुछ नए क्वेश्चन दे जाने का पर्पज़ बस यही रहता है, कुछ आप नया भी जान जाएँ। अगर कुछ दाएँ-बाएँ क्वेश्चन हो तो कम से कम अगर उससे जुड़ा हुआ तो वो दाएँ-बाएँ क्वेश्चन आप पकड़ लें, ठीक है? ख़ैर लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग अगर सेलेक्ट हो जाएँगे तो हमसे सेलेक्ट हो जाएँगे तो ज़रूर मुलाकात होगी, कहीं मुलाकात हो ही जाएगी और उम्मीद करता हूँ सेलेक्ट हो ही जाएँ, ठीक? और अलविदा लेने का समय आ गया है, कल हमारी फिर मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तब हम फिर 50 क्वेश्चनों के साथ लगभग फिर से आएँगे और फिर से एक कोशिश करेंगे एक बेहतरीन क्लास करने की। तो दोस्तों सर्कुलेट कीजिए और क्या लोगों को जानकारी दीजिए, बात करने का प्रयास कीजिए, अगर कोई है साथ में, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर है तो ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आने के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन। आप लोग रहे इतनी देर उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और कल आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड नाइट और शुभ रात्रि। ध्यान रखिए अपना, ठीक? अपना और अपने परिवार का और अपने स्वास्थ्य का। चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड नाइट।